इकाई 11 प्रथम विश्व युद्धोत्तर कृषि समस्याएं और जागृति। इकाई की रूपरेखा 11.0 उद्देश्य 11.1 प्रस्तावना 11.2 प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल की कृषि समस्याएं 11.2.1 लगान का बढ़ता हुआ भार 11.2.2 जमींदारों एवं उनके कारिंदों ग्राम समुदायों लंबरदारों और भू राजस्व अधिकारियों का शोषण 11.2.3 प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्थाओं में किसानों की राहत के लिए समुचित प्रबंधों का अभाव 11.2.4 भूमि का विखंडीकरण 11.2.5 भूमि पर बढ़ती हुई आबादी का दबाव 11.2.6 ग्रामीण ऋणग्रस्तता 11.2.7 सिंचाई के पर्याप्त साधनों की कमी 11.2.8 देशी राज्यों में कृषि की पिछड़ी दशा 11.2.9 प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव 11.2.10 रूसी क्रांति का प्रभाव 11.3 प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल के किसान आंदोलन 11.3.1 बिजोलिया आंदोलन 11.3.2 बेगू आंदोलन 11.3.3 असहयोग आंदोलन की अवधि में किसान आंदोलन 1 अवध व संयुक्त प्रांत के अन्य भागों के आंदोलन 2 पंजाब में अकाली आंदोलन 3 मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील किसानों का आंदोलन 4 मोपला आंदोलन 5 आंध्र प्रदेश के आंदोलन 6 बिहार में आंदोलन 7 बंगाल असम व उड़ीसा में आंदोलन। पृष्ठ 158 11.4 प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल के कृषक आंदोलन का स्वरूप 11.4.1 कृषकों की मुख्य मांग 11.4.2 सरकार व जमींदार वर्ग का रवैया 11.4.3 भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलनों की प्रकृति में आधारभूत समानताएं 11.4.4 कृषि ढांचे में आमूल परिवर्तन कराने की चेष्टा का अभाव 11.4.5 अहिंसात्मक आंदोलन 11.4.6 राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्धता 11.4.7 कृषक आंदोलन के नेताओं में सामंजस्य 11.4.8 मोपला विद्रोह में सांप्रदायिकता की भावना 11.4.9 किसानों में चेतना का उदय 11.4.10 आंदोलनों की व्यापकता 11.4.11 दीर्घकालीन संगठन शक्ति 11.5 प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल के किसान आंदोलनों के परिणाम 11.6 सारांश 11.7 अभ्यासार्थ प्रश्न 11.8 संदर्भ ग्रंथों की सूची। पृष्ठ 159 11.0 उद्देश्य इस इकाई का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल में कृषि की समस्याओं तथा किसानों में जागृति से परिचय करना है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि 1916 तक के कृषक आंदोलनों का स्वरूप किस प्रकार का था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तथा युद्धोत्तर काल में कृषि की समस्याओं को जान पाएंगे तथा ये ज्ञात होगा कि वे लगभग समान थीं। प्रथम विश्व युद्ध तथा रूसी क्रांति का प्रभाव जान सकेंगे। प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल के कृषक आंदोलनों के स्वरूप तथा परिणामों को जान सकेंगे। 11.1 प्रस्तावना ब्रिटिश शासन में भारत के कृषकों की दशा बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भू राजस्व की दरों में अनेक बार वृद्धि की। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक नए बंदोबस्त के समय लगान की दर में वृद्धि की गई। महलवाड़ी व्यवस्था में ग्राम समुदायों ने भी ऐसा ही किया। प्रशासनिक अधिकारियों में कृषकों के प्रति सहानुभूति का अभाव था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अनेक भागों में बार बार अकालों व सूखों के प्रकोपों ने किसानों की कमर तोड़ दी। सरकार ने सिंचाई के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किए। इन सब के फलस्वरूप किसान कर्ज के जाल में फंसते चले गए। साहूकारों ने उनका भरपूर शोषण किया। ऐसी परिस्थितियों से तंग आकर किसानों ने समय समय पर अपना असंतोष प्रकट किया। उन्होंने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किए। 1757 से 1916 तक के कृषक विद्रोहों के उद्देश्य सीमित थे। उनकी अधिकांश मांगें आर्थिक थीं। यद्यपि उन्होंने बागानों के विदेशी मालिकों स्थानीय जमींदारों साहूकारों व सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन उस समय के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन कराने का प्रयत्न नहीं किया
जो उनके शोषण की प्रक्रिया का प्रमुख आधार था। उस समय के कृषक आंदोलन देश के विभिन्न भागों में समय समय पर हुए थे, लेकिन आमतौर पर वे अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहे। उनमें दीर्घकालीन संगठन का भी अभाव था। जब भी कभी किसी आंदोलन के कुछ खास उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती थी, तो उसके बाद आंदोलनकारियों के संगठन की एकता समाप्त हो जाती थी। उस काल के आंदोलनों के नेताओं में ठोस विचारधारा का भी अभाव था। उन्होंने किसानों को औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के प्रभावों से अवगत कराने का भी प्रयत्न नहीं किया। इस अवधि के कृषक आंदोलनों में सांप्रदायिकता की भावना देखने को नहीं मिलती है। 1875 ईस्वी के दक्कन उपद्रवों के पहले के किसान आंदोलनों में सार्वजनिक संस्थाओं एवं समाचार पत्रों ने भी विशेष रुचि नहीं ली। यद्यपि 1870 के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कृषि की उन्नति के लिए प्रयत्न किए, किंतु वे प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। पृष्ठ 160। 1901-2 की मॉरल एंड मटेरियल प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा कराए गए कृषि शोध कार्यों के परिणाम यदि कुछ हुए तो वे किसानों के पास नहीं पहुंच सके। अतः 20वीं सदी के प्रारंभ में कृषकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं हो सका। प्रथम विश्व युद्ध ने उनकी कठिनाइयों में और वृद्धि की। रूसी क्रांति के प्रभाव से भारत में किसान संगठन बने। कांग्रेस व अन्य राजनीतिक संस्थाओं ने भी कृषकों में चेतना जागृत की। 11.2 प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल 1918 से 1922 की कृषि समस्याएं। 11.2.1 लगान का बढ़ता हुआ भार। इसका उल्लेख किया जा चुका है कि प्रारंभ से ही ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर लगान के भार में समय समय पर वृद्धि करने की नीति अपनाई थी। 1900 ईस्वी में रमेश चंद्र दत्त ने वायसराय को खुली चिट्ठियों में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया खंड 2 के अनुसार केंद्रीय असेंबली में इस विषय पर चर्चा के समय सरकार ने ये माना कि लगान की लगातार वृद्धि को रोकना और भूमि से प्राप्त होने वाले कर के अनुपात को शनय शनय कम करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। यद्यपि 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ प्रदेशों में कृषि की उपज में कुछ वृद्धि हुई, किंतु सरकार ने अधिक दर पर लगान वसूल कर किसानों को उसके लाभ से वंचित किया। राधा कमल मुखर्जी ने लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया में 1901-2 से 1923-24 के भू राजस्व के आंकड़ों के आधार पर ये बताया है कि इस काल में बम्बई, मद्रास व संयुक्त प्रदेश में राजस्व की दरें तेजी के साथ बढ़ती गईं। उनके मत में भू राजस्व में अधिक वृद्धि, उसका नकदी में परिवर्तन और उसकी फसल की कटाई के समय वसूली से किसानों की दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1922 के बाद भी सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया। उदाहरण के तौर पर 1926 ईस्वी में गुजरात के बारदोली तालुके में भू राजस्व की दर में 30% की वृद्धि की सिफारिश की गई थी। 11.2.2 जमींदारों एवं उनके कारिंदों, ग्राम समुदायों, लंबरदारों और भू राजस्व अधिकारियों द्वारा शोषण। सरकार ने जमींदारों, पूंजीपतियों व अन्य धनी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके शोषण को रोकने के प्रयत्न नहीं किए। अतः युद्धोत्तर काल में भी इन तत्वों के शोषण की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आया। 11.2.3 प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्थाओं में किसानों की राहत के लिए समुचित प्रबंधों का अभाव। बिपिन चंद्र के मत में समुचित औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों, भू राजस्व की नई प्रणालियों और उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। ब्रिटिश अधिकारियों में भारतीय किसानों के हितों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। वे किसानों की पहुंच के बाहर थे। किसानों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे सरकारी न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकें। उस समय की न्यायिक प्रणाली भ्रष्ट व खर्चीली थी। पृष्ठ 161। 11.2.4 भूमि का विखंडीकरण। सरकार ने भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति मानकर भूमि के विखंडीकरण को प्रोत्साहित किया। इसके फलस्वरूप एक किसान की भूमि उसके उत्तराधिकारियों में बढ़ती चली गई तथा जोतों का आकार घटता चला गया। ये प्रक्रिया 1918 के बाद के सालों में भी जारी रही। 11.2.5 भूमि पर बढ़ती हुई आबादी का दबाव। डेविस के अनुसार 1920 के बाद आबादी में तेजी से वृद्धि पिछड़ेपन का मुख्य कारण थी। 1911 ईस्वी में भारत की आबादी 303 मिलियन थी। 1921 ईस्वी में ये बढ़कर 305.7 मिलियन हो गई। इसके बाद भी आबादी बढ़ती चली गई।
1921 से 1951 ईस्वी के मध्य जनसंख्या में 44% की वृद्धि हो जाने से किसानों की औसत आय कम होती चली गई और भूमि पर आश्रितों की संख्या बढ़ती गई। 1921-22 की जनगणना के अनुसार बंबई प्रांत में 5 एकड़ से कम के जोतों की संख्या 20,24,261 थी, जो 8,72,485 भूस्वामियों के पास थी। ये भूस्वामी समस्त भूस्वामियों की संख्या के 46% थे। अन्य प्रांतों में भी लगभग यही दशा थी। 11.2.6 ग्रामीण ऋणग्रस्तता। 20वीं सदी के आरंभ तक भारत के अधिकांश किसान कर्ज के जाल में फंस गए थे। साहूकारों के चंगुल से मुक्त करने और किसानों को बेदखली से बचाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानून सफल नहीं हुए। कर्जदारों ने काश्तकारों की गर्दन नहीं छोड़ी। वस्तुतः ऋण कानूनों ने ऋणदाताओं का विश्वास टिका दिया। प्रथम विश्व युद्ध में खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण भी किसानों को कर्ज लेना पड़ा। सहकारी संस्थाएं भी किसानों के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुईं। 1954 ईस्वी के कृषि सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि वे कुल आवश्यकता की 3% की ही पूर्ति करती थीं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 1919 से 1922 की अवधि में इसकी राशि कुछ कम ही होगी। 1920 ईस्वी में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार उस समय ब्रिटिश प्रांतों में कृषकों पर 876.45 करोड़ रुपए का ऋण का भार था। 1932 ईस्वी में ये राशि 220 अरब रुपए हो गई। उस समय लगभग 80% किसान कर्जदार थे। 11.2.7 सिंचाई के पर्याप्त साधनों की कमी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार ने कुछ प्रदेशों में नहरें बनवाईं, लेकिन आवश्यकता के अनुकूल इस पर धन व्यय नहीं किया गया। सुमीत सरकार के अनुसार उस समय बनाई गई नहरें प्रायः कच्चे कुओं की तुलना में स्थानीय परिस्थितियों के कम अनुकूल होती थीं तथा कभी-कभी तो उनसे दलदल एवं अत्यधिक खारेपन की समस्याएं पैदा हो जाती थीं। इन नहरों का प्रयोग केवल समृद्ध किसान ही कर सकते थे, क्योंकि सिंचाई शुल्क अधिक था। इनसे गन्ना, कपास व गेहूं जैसी फसलों को ही प्रोत्साहन मिलता था। अतएव मोटे अनाज व दालों का उत्पादन घट गया था। 1900 से 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग ने बताया कि भारत में खेती की जाने वाली भूमि का लगभग 1/5 भाग ही किसी न किसी सिंचाई योजना का लाभ उठाता था। 1901 से 1919 तक इसमें विशेष वृद्धि नहीं हुई। प्रथम महायुद्ध के समय सिंचाई कार्यों में पहले की अपेक्षा बहुत कम धन व्यय किया गया। पृष्ठ 162। 11.2.8 देशी राज्यों में कृषि की पिछड़ी दशा। अधिकांश देशी राज्यों में कृषि की दशा अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई थी। साधनों के अभाव में वहां पर कृषि की उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त वहां का किसान सामंतवाद के विशेषाधिकारों से पीड़ित था। सामंत किसानों का शोषण करते थे। वे लगान के अतिरिक्त अन्य प्रकार की लाग-बाग वसूल करते थे। वे किसानों से बेगार लेते थे। भूमि से बेदखल करना एक मामूली बात थी। प्रथम महायुद्ध की अवधि में युद्ध प्रयत्नों के लिए सरकार को चंदा देने के लिए अनेक राजाओं व सामंतों ने किसानों पर विशेष कर लगाया। मेवाड़ के बिजोलिया जागीर के जागीरदार ने अपने किसानों से इसके लिए धन वसूल किया। 11.2.9 प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित किया। युद्ध के कारण जनता पर भारी कर लगाए गए। युद्ध के समय में सरकार ने उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया। 1916 ईस्वी में सरकार ने कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा की। 1914 से 18 के मध्य युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दिया गया। इंग्लैंड को युद्ध कार्यों के लिए अधिक जूट की आवश्यकता पड़ी। इसके फलस्वरूप बंगाल व उसके पास के क्षेत्रों में जूट का उत्पादन बढ़ा। कपड़े का भी अधिक निर्यात किया गया। इसके कारण कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन शेष कृषि उत्पादों की मात्रा में कमी आई। इससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। युद्ध की आवश्यकताओं ने कृषि उत्पादों एवं अन्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं को दुर्लभ बना दिया। इससे उनकी कीमतों में वृद्धि हुई। निर्धन वर्ग, जिनमें किसान भी सम्मिलित थे, के जीवन स्तर में गिरावट आई। किसानों की ऋणग्रस्तता में और वृद्धि हुई। इसका लाभ उन पूंजीपतियों व साहूकारों ने उठाया जिन्होंने युद्ध के समय धन कमाया था। युद्धोत्तर काल में सरकार को असहयोग आंदोलन का सामना करना पड़ा। क्योंकि किसान अपनी स्थिति से असंतुष्ट थे, इसलिए वे राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित हो गए।
1920 से 23 ईस्वी के मध्य अनेक प्रांतों में किसानों के आंदोलन हुए। 11.2.10 रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति 1917 की सफलता ने राष्ट्रवादी नेताओं को प्रभावित किया। उन्होंने ये अनुभव किया कि जनसाधारण का राजनीतिक संघर्ष में सम्मिलित होना आवश्यक है। अतः 1920 में मजदूर और किसान संगठनों तथा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1921 में जब पूरे उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना हुई तो टाइम्स के संवाददाता ने लिखा कि भारत में किसान सोवियत की स्थापना हो गई है। पृष्ठ 163। ब्रिटिश सरकार ने भारत में जनसाधारण के प्रत्येक संघर्ष को साम्यवादियों द्वारा चलाया गया संघर्ष मानना शुरू किया। इसका ज्वलंत उदाहरण बिजोलिया के किसान आंदोलन पर साम्यवादी प्रभाव होने का सरकार का संदेह है। प्रारंभ में आंदोलन के वामपंथी नेताओं तथा कांग्रेस के तत्वावधान में किसानों के लिए कार्य करने वाले नेताओं में सामंजस्य बना रहा, किंतु बाद में उनमें मतभेद उभरे। इसके फलस्वरूप साम्यवादी नेतृत्व में तेभागा और तेलंगाना में कृषक आंदोलन हुए। वास्तव में रूसी क्रांति ने भारत के राजनीतिक आंदोलन में सर्वहारा वर्ग, जिनमें किसान भी सम्मिलित थे, को चेतना फैलाने में सहयोग प्रदान किया। उपरोक्त परिस्थितियों के अध्ययन से स्पष्ट है कि युद्ध व युद्धोत्तर काल में कृषकों की समस्याओं, जो कि लंबे समय से चली आ रही थीं, का समाधान नहीं हुआ, अपितु विश्व युद्ध के कारण उनमें और वृद्धि हुई। इस काल में कांग्रेस व किसान संगठनों ने कृषकों को अपने आंदोलनों में सम्मिलित किया। इस अवधि में देश के अनेक भागों में किसानों के आंदोलन हुए। सामान्यतः ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के एक अंग थे। यद्यपि मेवाड़ के बिजोलिया व बेगू ठिकानों के किसानों के आंदोलनों को प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष का एक भाग नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन आंदोलनों में सामंतवादी शोषण के विरुद्ध उठाई गई आवाज के कारण इनका महत्व भी कम नहीं है। 11.3 प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल के किसान आंदोलन। ये पहले बताया गया है कि 1757 से 1916 तक के किसान आंदोलनों में सार्वजनिक संस्थाओं ने कुछ अपवादों को छोड़कर विशेष रुचि नहीं ली। 1907 ईस्वी में पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने भारत आगमन के बाद चंपारण व खेड़ा में किसानों की मांगों का समर्थन किया। इसके पश्चात कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के समय किसानों को भी उसमें भाग लेने का आह्वान किया। अनेक प्रांतों में किसानों ने लगान की ना अदायगी आदि के कार्यक्रम अपनाए। 1918 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक के किसान आंदोलनों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। 11.3.1 बिजोलिया आंदोलन। राजस्थान में मेवाड़ राज्य की बिजोलिया जागीर में किसानों से लगान के अतिरिक्त 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थीं। इसके विरुद्ध यहाँ किसानों में काफी समय से असंतोष व्याप्त था। प्रथम महायुद्ध में वहां के जागीरदारों ने किसानों से युद्ध का चंदा वसूलना शुरू कर दिया। इस पर किसानों ने सत्याग्रह आरंभ किया। कुछ समय बाद इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला। उनके नेतृत्व में आंदोलन तेज हो गया। महाराणा ने एक जांच आयोग नियुक्त किया, जिसने किसानों का पक्ष लिया, किंतु महाराणा ने कोई निर्णय नहीं लिया। 1920 ईस्वी में पथिक अपने साथियों माणिक्यलाल वर्मा तथा सीताराम दास के साथ नागपुर में गांधी से मिले। उनके बिचौलिया लौटने पर किसानों ने लगान व लागतों की ना अदायगी और बेगार न करने का निश्चय किया। शीघ्र ही ये आंदोलन आसपास के स्थानों में फैल गया। इससे ब्रिटिश सरकार को चिंता हुई। पृष्ठ 164। बिजोलिया के आंदोलन के संगठन व स्वरूप को देखकर सरकार को उसका साम्यवाद की तरफ झुकने का संदेह हुआ। अतएव उसने मेवाड़ की सरकार से समझौता करने पर दबाव डाला। 1922 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी हॉलैंड की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ। इसमें 35 लागतें हटाई गईं। अस्थायी कामगार निकाले गए तथा किसानों पर चलाए गए मुकदमे वापस लिए गए। उनकी जब्त की हुई भूमि वापस लौटा दी गई। लेकिन 1923 में बेगार की समस्या पर आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। 1923 से 26 ईस्वी में इस प्रदेश में सूखे की स्थिति में भी लगान वसूल किया गया। इसके विरोध में किसान पंचायतों ने अपनी माल या उपजाऊ भूमि छोड़ने का निश्चय किया। ऐसी भूमि को दूसरों ने खरीद लिया। कुछ समय बाद जमनालाल बजाज की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में समझौता हुआ।
इस समझौते का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया, इसलिए किसानों का आंदोलन चलता रहा। अंत में 1941 ईस्वी में किसानों की भूमि लौटाई गई। 11.3.2 बेगू आंदोलन 1921 से 1923 ईस्वी। बिजोलिया आंदोलन का प्रभाव उसकी निकटवर्ती जागीर बेगू पर भी पड़ा। इस जागीर में भी किसानों की समस्याएं बिजोलिया के समान थीं। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ के तत्वावधान में वहां 1921 ईस्वी में किसानों का आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने लगान की ना अदायगी व बेगार न करने का निश्चय किया। उनका विरोध वहां के तथा आसपास के जागीरदारों ने किया। मेवाड़ की सरकार ने उन्हें समर्थन दिया। किसानों को हर प्रकार से क्षति पहुंचाई गई। 2 वर्ष के संघर्ष के बाद दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ की सरकार ने नहीं माना। उसने एक अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच को वहां भेजा। उसके एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध संघर्ष चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों की एक सभा पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए। 500 से अधिक किसान गिरफ्तार किए गए। सरकार ने पथिक को भी गिरफ्तार किया तथा उन्हें 5 साल की सजा दी। इसके बाद आंदोलन शिथिल पड़ता गया। 11.3.3 असहयोग आंदोलन की अवधि में किसान आंदोलन। बिपिन चंद्र के अनुसार 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलनों पर स्वतंत्रता संघर्ष का गहरा प्रभाव दिखाई देता है तथा दूसरी ओर इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलनों को भी प्रभावित किया। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि किसानों और जमींदारों में संघर्ष हो। उन्होंने इस प्रकार के विचार 1921 ईस्वी में फैजाबाद में दिए गए एक भाषण तथा 9 मार्च 1921 ईस्वी के यंग इंडिया में प्रकट किए थे। लेकिन फिर भी जो किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के समय में हुए, उनमें इन दोनों पक्षों के मध्य तनाव अवश्य दिखाई देता है। 1. अवध व संयुक्त प्रांत के अन्य भागों के आंदोलन। 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना हुई। अवध में प्रतापगढ़ व अन्य इलाकों में 1920 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु में अनेक स्थानों पर किसानों की सभाएं हुईं। इस अवधि में बाबा रामचंद्र नामक एक साधु ने इसका नेतृत्व संभाला। यद्यपि अगस्त 1920 ईस्वी में उसे गिरफ्तार किया गया, परंतु किसानों की एक भीड़ के प्रदर्शन के कारण उसे छोड़ दिया गया। पृष्ठ 165। किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए तालुकेदारों ने उनकी फसलें नष्ट की तथा जबरदस्ती लगान वसूल किया। इसके फलस्वरूप किसानों ने दंगे किए। गांधी जी ने काश्तकारों को सलाह दी कि वे जमींदारों का विरोध न करें, बल्कि सरकार के विरुद्ध संघर्ष करें। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपनी एक पृथक किसान सभा स्थापित की। शीघ्र ही किसान आंदोलन रायबरेली व फैजाबाद के क्षेत्रों में भी फैल गया। किसानों व पुलिस में कई स्थानों पर मुठभेड़ हुई। 1922 ईस्वी में ये आंदोलन संयुक्त प्रांत के अन्य भागों में भी फैल गया, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन शिथिल पड़ गया। इसका एक कारण अवध रेंट एक्ट 1921 का पारित होना था। इसमें काश्तकारों के स्थायित्व के लिए कुछ प्रावधान थे। दूसरा प्रमुख कारण संगठनात्मक कमजोरी थी। यद्यपि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इसमें भाग लिया था, किंतु कुछ स्थानों पर हिंसा के प्रदर्शन के बाद उन्होंने कृषकों के हितों के स्थान पर असहयोग कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया। सुमित सरकार के अनुसार 1921 ईस्वी के मध्य तक असहयोग आंदोलन बड़ी सीमा तक किसान आंदोलन को निगल चुका था। किसानों की मांग पीछे धकेल दी गई थी। संयुक्त प्रांत की घबराई हुई सरकार ने तालुकेदारों को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वे अवध रेंट एक्ट के तहत किसानों को कुछ रियायतें दें। बिहार के किसानों का आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में ग्रामों के पास चरागाहों में पशुओं को चराने की मुफ्त सुविधा तथा लगान में कमी के लिए किसानों ने आंदोलन किया। ये आंदोलन उत्तरी बिहार के चंपारण, सरन, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जिले में सबसे अधिक हुआ। बंगाल में कृषक आंदोलन। असहयोग आंदोलन की अवधि में मिदनापुर जिले के ग्रामीणों ने नवगठित यूनियन बोर्ड और उनके द्वारा लगाए गए कर का विरोध किया। उत्तरी बंगाल में कृषकों ने लगान की ना अदायगी आरंभ की। असम में कृषकों की असहयोग आंदोलन में भूमिका। अनेक स्थानों पर किसानों ने लगान अदा नहीं किया। उड़ीसा के किसानों की असहयोग आंदोलन में भूमिका। उड़ीसा के कुछ भागों में किसानों ने सामंतों को अववाबों की अदायगी देने से मना किया। 2. पंजाब में अकाली आंदोलन।
पंजाब में जमींदारों व गुरुदारों के महंतों के पास काफी भूमि थी। जमींदार किसानों का शोषण करते थे। महंत जमीनों से प्राप्त राजस्व की आमदनी का उचित उपयोग सिखों के लिए नहीं करते थे। अतः इन दोनों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन आरंभ किया। 1920 से 22 में इसने साम्राज्यवाद विरोधी रूप भी धारण कर लिया। अकालियों ने गुरुद्वारों की कुछ भूमि पर अधिकार कर लिया तथा गुरुद्वारों के प्रबंध पर भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। अब गुरुद्वारों के प्रबंध के मामले का आंदोलन में महत्व बढ़ गया। सरकार ने महंतों का पक्ष लिया। 1922 ईस्वी में गुरुबाण नामक स्थान पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें कुछ व्यक्ति मारे गए। पृष्ठ 166। 3. मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील किसानों का आंदोलन। 1921 ईस्वी में मेवाड़ के एक ओसवाल मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील कृषकों का एक आंदोलन प्रारंभ हुआ। मोतीलाल गांधी जी का अनुयायी था तथा अहिंसात्मक सिद्धांतों पर इस आंदोलन को चलाना चाहता था। उसने राज्य सरकारों द्वारा भीलों से लिए जाने वाले लगान की दरों, सामंतों के शोषण तथा उनके एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा बेगार लेने की प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। वो अपने अनुयायियों को एकी की शपथ दिलाता था। शीघ्र ही उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई। मेवाड़ की सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए, किंतु 1922 ईस्वी तक मोतीलाल मेवाड़, सिरोही, ईडर, रेवा-कांथा आदि प्रदेशों में भीलों के साथ घूमकर प्रचार करता रहा। गुजरात में रेवा-कांथा में विजयनगर के पास मेवाड़ भील काफ्स के कमांडर ने उसकी एक सभा पर गोलियां चलाईं, जिसमें काफी संख्या में भील मारे गए। कुछ समय बाद उसने गांधी जी की सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया। 4. मोपला आंदोलन। 19वीं सदी में मालाबार के मोपला के किसानों, जो मुसलमान थे, ने अपने हिंदू जमींदारों जन्मियों के विरुद्ध कई बार विद्रोह किए। उनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं भी जागृत हो गई थीं। स्थानीय मौलवियों व काजियों ने उनमें धार्मिक जोश भी भर दिया था। 1916 ईस्वी में मालाबार में टेनेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। सुमित सरकार के अनुसार इस समय से उस प्रदेश में विकसित हुए कृषक आंदोलन को खिलाफत आंदोलन ने अपने हाथ में ले लिया। खिलाफत आंदोलन की सभाओं में किसानों की मांगों का समर्थन किया जाता था। आरंभ में इस आंदोलन में सांप्रदायिक भावना का अभाव दिखाई देता है, लेकिन शीघ्र ही इसका नेतृत्व मौलवियों व हाजियों या थुंगलों के हाथ में आ जाने से सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी। मोपलाओं ने कचहरियों, सरकारी कार्यालयों, डाकखानों, रेलवे व तार की लाइनों को नष्ट किया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। बिपिन चंद्र के अनुसार इसके बाद मोपला विद्रोहियों ने उन हिंदुओं पर भी आक्रमण शुरू किए जिन्होंने बाध्य होकर सरकार का समर्थन किया था। इसके फलस्वरूप जो आंदोलन अब तक मुख्य रूप से सरकार और भूस्वामी विरोधी था, उसने अब सांप्रदायिक रूप भी धारण कर लिया। इससे मोपला विद्रोहियों तथा असहयोग आंदोलन के नेताओं में मतभेद भी पैदा हो गया। सरकार ने बड़ी सख्ती के साथ विद्रोह का दमन किया। 1922 ईस्वी के प्रारंभ तक मोपला विद्रोह को दबा दिया गया। इस विद्रोह में 2377 विद्रोही मारे गए तथा 45,404 विद्रोहियों ने या तो आत्मसमर्पण किया अथवा उन्हें गिरफ्तार किया गया। पृष्ठ 167। 5. आंध्र प्रदेश के आंदोलन। 1921 ईस्वी तक की अवधि में आंध्र प्रदेश के मोहाना क्षेत्र में मालगुजारी की ना अदायगी का आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इसका प्रारंभ वहां के ग्राम अधिकारियों ने सरकार द्वारा उनके महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में किया। इनका साथ किसानों ने दिया, जिनकी फसल 1921 ईस्वी में कम वर्षा के कारण खराब हो गई थी। किसानों में ये भी धारणा घर कर गई थी कि गांधी जी का स्वराज्य आने वाला है तथा कर देने की आवश्यकता नहीं है। इस आंदोलन के फलस्वरूप जनवरी 1922 ईस्वी में राजस्व की प्राप्ति 14.73 लाख रुपए से घटकर केवल 4 लाख रुपए रह गई। अंततः 10 फरवरी को गांधी जी की सलाह पर आंध्र कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन वापस ले लिया। भद्राचलम से पार्वतीपुरम के क्षेत्र में अल्लूरी श्री रामा राजू के नेतृत्व में आदि निवासियों ने साहूकारों व व्यापारियों के शोषण, बेगार व घने वनों के क्षेत्र में सड़क बनाने का विरोध किया। उनकी एक मांग ये भी थी कि उन्हें अपने पुराने तरीके से पोड़ू की खेती करने दी जाए।
यद्यपि अल्लूरी श्रीरामा राजू गांधी जी का अनुयायी था तथा अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन का संचालन करना चाहता था, किंतु वो अपने अनुयायियों को नियंत्रण में नहीं रख सका। 1922 से 24 के इस आंदोलन में कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुईं। अंत में राजू के आत्मसमर्पण से ये आंदोलन समाप्त हुआ। 6. राजस्थान के अन्य कृषक आंदोलन। 1925-26 ईस्वी में अलवर रियासत में भू राजस्व में 50% की वृद्धि का विरोध करने के लिए वहां के किसानों ने आंदोलन किया। मई 1925 ईस्वी में नीमूचाना नामक स्थान पर राज्य की पुलिस ने उनकी एक सभा पर मशीन गनों से गोलियां चलाईं। इसमें 156 व्यक्ति मारे गए तथा 600 घायल हुए। 1926 ईस्वी में नयून राम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी रियासत के किसानों ने लगान में वृद्धि, बेगार प्रथा तथा लागतों की वसूली के विरुद्ध आंदोलन किया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी भाग लिया। डाबी नामक गांव में किसानों की एक सभा पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें नानक भील मारा गया। 7. बारदोली सत्याग्रह। 1921-22 ईस्वी से ही गुजरात में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधी जी के कार्यक्रम के अनुसार रचनात्मक कार्य आरंभ हुआ था। स्थानीय नेताओं ने अछूतों व आदिवासियों, जो कलिपराज कहलाते थे, के उत्थान का कार्य भी हाथ में ले लिया। अधिकांश कलिपराज उच्च जाति के हिंदू पाटीदारों के यहाँ हाली का कार्य करते थे। ये पाटीदार उनका शोषण करते थे। 1926 ईस्वी में इस तालुके से भू राजस्व की दर में 30% की वृद्धि की सिफारिश की गई। कांग्रेस द्वारा इसकी जांच के लिए नियुक्त एक समिति के अनुसार ऐसा करना अनुचित था। गांधी जी ने इस निर्णय का समर्थन किया। जुलाई 1927 ईस्वी में सरकार ने लगान की वृद्धि दर को घटाकर 21.97% किया। किसानों का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरकार से उनकी वार्ता असफल रही। इस पर बारदोली में सत्याग्रह आरंभ हुआ। सरदार पटेल ने समस्त तालुके को 13 भागों में बांटकर प्रत्येक में एक अनुभवी नेता तैनात किया। बढ़े हुए लगान को अदा करने वाले किसानों तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। शीघ्र ही सारे देश में इस आंदोलन के समर्थन में आवाजें उठाई गईं। अगस्त 1928 ईस्वी में गांधी जी वहां गए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के गिरफ्तार होने की स्थिति में वे स्वयं इसका नेतृत्व करेंगे। सरकार ने एक राजस्व अधिकारी को लगान की दर में वृद्धि की जांच करने के लिए नियुक्त किया। उसने इसको अनुचित बताते हुए केवल 6.03% वृद्धि की सिफारिश की। इस निर्णय के फलस्वरूप आंदोलन समाप्त किया गया। पृष्ठ 168। सुमित सरकार के अनुसार ग्रामीण संगठन और आंदोलन के विशिष्ट गांधीवादी तरीकों को पहले पहल वास्तविक शक्ति 1928 ईस्वी में बारदोली की अनोखी सफलता के साथ मिली। यद्यपि गांधी जी ने स्वराज्य प्राप्ति की दिशा में इसे एक प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं माना, किंतु उनके मत में बारदोली जैसा प्रत्येक प्रयत्न स्वराज्य को नजदीक लाने का कार्य करेगा। 8. 1930 से 1939 ईस्वी तक के कृषक आंदोलन। 1929 ईस्वी में बिहार में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय कांग्रेस सभा की स्थापना की। इसके पश्चात देश के अन्य भागों में भी किसान संगठन बने। अप्रैल 1926 ईस्वी में एनजी रंगा और कुछ अन्य किसान नेताओं के प्रयत्नों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बनाई गई। केंद्रीय प्रांतों के किसान संगठनों ने किसानों की मांगों के लिए कई स्थानों पर आंदोलन किए। 1930 ईस्वी में आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के कई भागों में कृषकों ने लगान की न अदायगी के लिए आंदोलन किए। उन्हें बारदोली की सफलता से भी प्रेरणा मिली थी। ऐसे आंदोलन आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, बंगाल व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हुए। अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों की मांगों का एक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने स्वीकार किया। इसकी मुख्य मांग थी भू राजस्व में 50% की कमी, ऋणों में छूट, सामंती लाग अफवाहों की समाप्ति, काश्तकारों को भूमि जोतने के स्थायी अधिकार, खेतीहर मजदूरों के लिए उचित पारिश्रमिक और किसान यूनियनों को मान्यता। बिपिन चंद्र के अनुसार 1937 ईस्वी में अनेक प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के निर्माण से किसान आंदोलन का एक नया चरण शुरू हुआ। 1937 से सितंबर 1938 ईस्वी तक कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने उनके हितों के लिए कुछ कानून पारित किए।
इन कानूनों के प्रति कृषकों ने या तो अपना संतोष व्यक्त किया अथवा उनमें कुछ और सुधार करने की मांग की। इसके लिए कई किसान सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें किसानों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उनमें एक नया जोश देखने को मिला। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद किसानों तथा समाजवादी नेताओं की गिरफ्तारी के फलस्वरूप किसान आंदोलनों पर अंकुश लगा। 11.4 प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल के कृषक आंदोलन का स्वरूप। 11.4.1 कृषकों की मुख्य मांग। इस समय कृषकों ने सामंतों, तालुकेदारों, जन्मियों व जमींदारों द्वारा वसूल किए जाने वाले लाग, अववाब व बेगार का विरोध किया। उन्होंने लगान की ना अदायगी भी की। बिहार में चरागाहों में अपने पशुओं को बिना शुल्क चराने की सुविधा के लिए मांग पेश की गई। पृष्ठ 169। 11.4.2 सरकार व जमींदार वर्ग का रवैया। सरकार व जमींदार वर्ग ने इन मांगों को